एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट के जीवों में जनन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन अवधि किसे कहते हैं, इसकी अवस्थाओं को समझाइए। तो जीवन अवधि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी जब मृत्यु अपने आप हो जाती है, उसके बीच का जो समय होता है उसे जीवन अवधि कहा जाता है। मनुष्य की जीवन अवधि 70 वर्ष होती है। और मेफ्लाई एक प्रकार की मक्खी होती है। कछुआ की 200 वर्ष होती है। सिकोया वृक्ष की 3000 वर्ष। गिलहरी की 5 से 10 वर्ष। कुत्ते और बिल्ली की 15 वर्ष और घरेलू चूहों की 2 वर्ष। जीवन अवधि की अवस्थाएं। किसी जीव की जीवन अवधि में 4 अवस्थाएं होती है: किशोरावस्था, परिपक्वता, काल प्रभावन एवं जीर्णता और मृत्यु। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था के बारे में। यह अवस्था किसी जीव की प्रजनन अवस्था से पूर्व की अवधि होती है। यानी कि जब व्यक्ति प्रजनन करने के योग्य नहीं हो जाता, उसके पूर्व की जो अवस्था होती है, प्रजनन काल जिसे कहा जाता है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। परिपक्वता, इस अवस्था में जीव प्रजनन करता है और यह किशोरावस्था का अंत है, यानी कि इसमें किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। काल प्रभावन एवं जीर्णता, जीव के शरीर में क्रमिक क्षय काल प्रभावन कहलाता है। जीर्णता एक अपकर्षी प्रक्रिया जो जीव को मृत्यु की ओर ले जाती है। यानी कि काल प्रभावन में व्यक्ति जो होता है धीरे धीरे मृत्यु की ओर चला जाता है। मृत्यु एक जैविक घटना है जो कि शरीर की जैविक क्रियाओं की कम हो जाने के कारण होती है। यानी कि जब हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं घटते जाती है और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। काल प्रभावन के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकोशिकीय अथवा एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा को अमर क्यों कहा जाता है। हम अमीबा की संरचना को जानते हैं कि वो एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय जीव अमीबा को प्रायः अमर कहा जाता है क्योंकि इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, ये अपने आप मरते नहीं हैं और ये अनंत जीवन बिताते हैं। यानी कि ये बहुत सालों तक के जीवित रहते हैं। इनमें जनन कोशिकाएं मृत नहीं होती है बल्कि विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति बनाती है और यह प्रक्रिया अनुकूल दशाओं में निरंतर चलते रहती है। यानी कि अमीबा जो होता है, जैसे कि हमारे पास एक अमीबा है, ये विभाजित होकर 2 अमीबा बन जाएगा, फिर 2 अमीबा पुनः विभाजित होकर 2 अमीबा बनाएंगे। इस प्रकार ये निरंतर बढ़ते रहती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जीवों में प्रजनन की विधियों को समझाइए। जीवों में प्रजनन की 2 विधियाँ होती है, अलैंगिक प्रजनन और एक हमारा है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है तथा युग्मकों के निर्माण तथा संलयन के बिना ही एक जनक द्वारा संतति का निर्माण होता है। यानी कि ये प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें केवल एक ही नर होगा या फिर मादा होगा, वो विभाजन करके अपनी संतति का निर्माण कर लेता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। जो अलैंगिक जनन यानी कि एक ही जनक के द्वारा संतति उत्पन्न होती है उसको क्लोन कहते हैं तथा क्लोन के प्रत्येक सदस्य को रैमेट कहते हैं। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पौधों और अकशेरुकी जंतु जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा संघ में पाया जाता है। जीवों में अलैंगिक जनन की भी अलग सी विधियाँ होती है, जैसे कि इसमें 6 विधियों के बारे में बताया: विखंडन, बीजाणु जनन, कायिक जनन, मुकुलन, प्लाज्मोटोमी, खंडन और पुनरुद्भवन। विखंडन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। मतलब विखंडन की जो विधि होती है ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इस विधि में जनक का शरीर 2 समान खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग वृद्धि करके जनक के समान नए जीवों का निर्माण करता है। फिर विखंडन भी 2 प्रकार का होता है। पहला है द्विविखंडन। इस विधि में जनक का शरीर मध्य भाग से 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया, पैरामीशियम। जैसे हम यहाँ अमीबा की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। अमीबा जो है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है और कोशिका द्रव्य होता है, ये इनमें संकुचन होता है और धीरे धीरे विभाजित होकर 2 अमीबा का निर्माण हो गया। फिर है बहुविखंडन। बहुविखंडन में जीव के शरीर में उपस्थित केंद्रक अनेक बार विभाजित होकर अनेक पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है, जिसके पश्चात जीव का कोशिका द्रव्य प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर जमा हो जाता है। इस प्रकार जनक कोशिका अनेक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। देखिए, बहुविखंडन में जीव के शरीर में उपस्थित केंद्रक यानी कि जो ये प्लाज्मोडियम है, इसका जो केंद्रक होता है ये विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रकों में विभाजित हो गया। उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और इस प्रकार दूसरी संतति का निर्माण होता है। मुकुलन, या इसको कलिकायन भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में जीव के शरीर पर पहले एक उभार बनता है जिसे मुकुल या बट कहते हैं, जो विकसित होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण कर देती है तथा यह अपना पोषण जनक जीव से प्राप्त करती है तथा पूर्ण विकसित होने पर यह जनक से अलग होकर एक नया जीव बना लेती है। जैसे हाइड्रा, साइकोन, प्लेनेरिया, ईस्ट आदि में मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन 2 प्रकार का होता है, बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन। इसमें देखिए, हाइड्रा की संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रा में सबसे पहले एक मुकुल का निर्माण होता है और ये मुकुल जो होता है फिर से डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद में यहाँ से एक नया हाइड्रा बन गया और ये हाइड्रा जो अपने जनक हाइड्रा है उससे अलग होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। प्लाज्मोटोमी, इस प्रकार का प्रजनन बहुकेंद्रकीय जीवों में पाया जाता है जिसमें बहुत से ज़्यादा मतलब एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, उनमें प्लाज्मोटोमी पाया जाता है। जिनका जीवद्रव्य विभाजित होकर 2 जीवों में बढ़ जाता है, जिनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो विभाजित हो जाता है और बाद में इनके केंद्रक विभाजित होकर पहले जैसे संख्या प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि इसमें 8 केंद्रक है तो ये विभाजित होकर फिर से 8 ही संख्या प्राप्त करेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है ओपेलाइना और पॉलीबिस्का।
बीजाणु जनन, इस प्रकार के जनन में जनक बीजाणु का निर्माण करते हैं। जो जनक होते हैं, जो संतति उत्पन्न करते हैं, वो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। बीजाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोश की संरचना है जो जनक शरीर से अलग होकर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करती है। बीजाणु जीवाणुओं, कवकों, शैवालों एवं अनेक प्रोटिस्टा संघ के जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कि जूस्पोर में क्लेमाइडोमोनास द्वारा होता है, कोनिडिया में, पेनिसिलियम, ओइडिया, म्यूकर में। ये पेनिसिलियम की संरचना है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स बने हैं जिसको हम कोनिडिया कहते हैं। बीजाणुओं का निर्माण हुआ है। फिर हमारी पांचवी विधि है खंडन। प्रजनन की इस विधि में जनक का शरीर किसी कारणवश दो या अनेक खंडों में टूट जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि द्विविखंडन में जो होता है कोई कारणवश नहीं होता है, बल्कि उसमें दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन इसमें किसी कारण से जब जीव का शरीर दो भागों में बढ़ जाता है तो उसको हम खंडन कहते हैं। और प्रत्येक खंड पुनः वृद्धि करके नई संतति का निर्माण कर लेता है, जैसे कि स्पंज, स्पाइरोकायरा, हाइड्रा, शैवाल, कवक एवं ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ पर स्पाइरोकायरा के में खंडन के बारे में बताया गया है। ये स्पाइरोकायरा की संरचना है, ये बीच से किसी कारणवश टूट गया है और दो स्पाइरोकायरा बन चुके हैं। हमारी छठवीं विधि है पुनरुद्भवन। जीव जंतुओं की वह क्षमता जिसके कारण खोए हुए अंगों का वृद्धि द्वारा अथवा कायिक कोशिकाओं के पुनर्निर्माण द्वारा प्रतिस्थापन होता है, पुनरुद्भवन कहलाती है। इसको हम सीधी भाषा में समझें तो पुनरुद्भवन एक प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई भी अंग हमारा टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है या अलग हो जाता है जीव के शरीर से, तो वो पुनः वृद्धि करके उस अंग को प्राप्त कर सकता है। इस क्षमता को पुनरुद्भवन क्षमता कहते हैं। पुनरुद्भवन की खोज सर्वप्रथम ट्रेम्पले ने 1740 में हाइड्रा में की थी। और जो हाइड्रा होता है इसमें सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है। इसके शरीर के अनेक टुकड़े करने के पश्चात प्रत्येक टुकड़े से संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। मतलब सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है। अब यहाँ पर प्लेनेरिया की संरचना के बारे में समझाया गया है। प्लेनेरिया जो है ये 3 भागों में बढ़ गया, जिसको हमने ए, बी, सी नाम दिया है। पहले ए भाग से एक प्लेनेरिया का निर्माण हुआ, बी से दूसरे प्लेनेरिया का और सी से तीसरे प्लेनेरिया का निर्माण हुआ। इस प्रकार पुनरुद्भवन क्षमता का प्लेनेरिया में पाया जाना बताया गया है। हमारा 4th क्वेश्चन है कायिक जनन किसे कहते हैं, समझाइए। कायिक जनन प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के पुष्प को छोड़कर पौधे के अन्य कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती एवं कलिकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, कायिक जनन कहलाता है। या दूसरी परिभाषा देखिए तो पौधे के पुष्प को छोड़कर अन्य कायिक अंगों द्वारा नए पौधे के निर्माण की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। यानी कि पौधे के जो पुष्प वाला भाग होता है उसको छोड़कर अगर हम किसी पौधे की जड़, तना या पत्ती को अगर जमीन में रोपित कर दे तो उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। सीधी भाषा में हम इसको कायिक जनन कहते हैं। इसके प्रकार कायिक जनन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में जानते हैं, वह जनन जिसमें पौधा अपने आप कायिक जनन करता है, मतलब पौधा जो होता है अपने आप कायिक जनन करता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। प्रकृति में अनेक बहुवर्षीय पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा कायिक जनन होता है, जैसे कि जड़ों के द्वारा शकरकंद में होता है, तने द्वारा आलू में। आलू जो होता है ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आलू किसका उदाहरण, तो आलू जो है तने का उदाहरण है। पत्ती द्वारा अजूबा और बिग्नोनिया में होता है, पत्र प्रकलिका द्वारा बुलबिल्स में होता है, ऑक्जेलिस डायोस्पोरिया। कृत्रिम कायिक जनन वह कायिक जनन जिसमें मनुष्य अपनी इच्छानुसार या अच्छी नस्ल के पौधों को प्राप्त करने के लिए अनेक कायिक भागों से नए पौधों को प्राप्त करता है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। यानी कि मनुष्य जो होता है एक लाल कलर का पुष्प है हमारे पास और एक सफ़ेद कलर का पुष्प है, उन दोनों के पौधे से हम एक एक कलम निकालेंगे और इसको अगर किसी दूसरे पौधे जैसे कि गुलाबी हो गया, लाल हो गया और सफ़ेद हो गया, तो लाल और गुलाबी को अगर हम सफ़ेद वाले पर रोपित कर दे तो उसमें 3 प्रकार के पुष्प उत्पन्न हो जाएंगे। यानी कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार नए पौधे का निर्माण कर सकता है। इसको हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इसकी भी विधियाँ होती है जैसे कि रोपण या कलम बांधना जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, कलिकायन या कली लगाना जिसको बडिंग कहते हैं, दाब लगाना या लेयरिंग, कर्तन जिसको कटिंग कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। ये अक्सर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन को समझाइए। हमारा 5th क्वेश्चन है कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विधियों को विस्तार से समझिए। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कृत्रिम कायिक जनन के बारे में, यही परिभाषा यहाँ पर लिखना है और इसकी विधियों के बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट विधि हमारी रोपण है जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इस विधि द्वारा एक ही जाति के घटिया किस्म के पौधे को अच्छी किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो अच्छी नस्ल का पौधा नहीं है उसको हम अच्छी नस्ल के पौधे में परिवर्तित कर सकते हैं। इस विधि में 2 भिन्न पौधों की शाखाओं को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक पौधे के रूप में रह सके। यानी कि दोनों पौधों को ऐसे जोड़ देते हैं हम कि दोनों एक ही पौधे के रूप में दिखाई दे। इसमें एक पौधा घटिया किस्म वाला होता है जो मिट्टी में लगा होता है और इसको स्कंद या स्टॉक कहते हैं, और जो दूसरा अच्छी किस्म का पौधा होता है उसको हम स्कंद से जोड़ देते हैं, उसे कलम या सायन कहते हैं। लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद स्कंद और कलम परस्पर जुड़ जाते हैं और इसके पश्चात स्कंद के शेष भाग को जोड़ वाले भाग से काटकर अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाले पौधे की जड़ें स्कंद की होती है और प्ररोह तंत्र, पुष्प, फल आदि कलम के होते हैं। इस प्रकार रोपण द्वारा एक घटिया किस्म के पौधे को एक अच्छे किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि गुलाब, बोगनविलिया, नींबू, नारंगी आदि। यहाँ पर हम रोपण या कलम बांधना के बारे में चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में
एक पौधे की कलम हो गई, और ये स्टॉक यानी कि घटिया किस्म का स्टॉक हो गया, पौधे का स्टॉक, और ये अच्छी किस्म की कलम। इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर बांध देते हैं, और 3 से 4 सप्ताह के बाद में देखते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और घटिया किस्म का पौधा अच्छी किस्म के पौधे में परिवर्तित हो जाता है। सो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे के वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।